हेलो एवरीवन। आज मैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। विकल्प ए भरहुत, बी अमरावती, सी सारनाथ और डी देउर कोठार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भरहुत। जो शंख लिपि के लेख जो है भरहुत के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, उस गुप्त और वाकाटक रानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। विकल्प ए कुबेरनामा, बी प्रभावती गुप्ता, सी कुमार देवी और डी दत्ता देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रभावती गुप्ता, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। ए इब्राहिम खां गर्दी, बी नजीब उद्दौला, सी मुजफ्फर हुसैन, डी मोहम्मद रोहेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है इब्राहिम खां गर्दी। यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए इब्राहिम खां गर्दी जो है मारे गए थे, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी। विकल्प ए वारंगल के काकतीय, बी बादामी के चालुक्य, सी मदुरई के पांड्य और डी बेंगी के पूर्वी चालुक्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है वारंगल के काकतीय, तब विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था। विकल्प ए साम्राज्य का वजीर, बी अवध का सूबेदार, सी मीर बख्शी और डी बिहार का दीवान। इस प्रश्न का सही उत्तर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को साम्राज्य का वजीर बनाया था, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। विकल्प ए परमार, बी पल्लव, सी गुप्त और डी चंदेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुप्त, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। जो गुप्त काल के मंदिर जो बने हुए हैं उस मंदिर की वास्तुकला में हमको पहली बार गंगा और यमुना की आकृतियाँ मिलती हैं, तो ये मंदिर जो बने हैं वह गुप्त काल के बने हैं, तो विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वसीन की संधि 1802 ईस्वी में किस किस के बीच हुई। यहाँ पर संधि है वसीन की संधि 1802 ईस्वी में किस किस के बीच हुई। विकल्प ए अंग्रेज और टीपू सुल्तान, बी अंग्रेज और होलकर, सी अंग्रेज और गायकवाड़ और डी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। 1802 ईस्वी में अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीन की
संधि हुई थी? बसीन की संधि 1802 ईस्वी में अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं था? विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस रानाडे और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कोलकाता में थे, कलकत्ता में थे, इसलिए मुंबई के इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, उपस्थित नहीं हो सके थे। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? विकल्प ए नागर शैली, बी बेसर शैली, सी द्रविड़ शैली और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नागर शैली। चालुक्य और होयसल वंश के जितने भी मंदिर बने हैं सबके सब नागर शैली में बने हुए हैं। सबके सब बेसर शैली में, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर जो हैं बेसर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली के जो मंदिर हैं वे उत्तर भारत के हैं और द्राविड़ शैली के जो मंदिर बने हैं वो दक्षिण भारत के हैं। और जो मध्य भारत, जो बीच का स्थान है, वो बेसर शैली में बना हुआ है। तो होयसल वंश और चालुक्य वंश के जो मंदिर हैं वे बेसर शैली में बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। बेसर शैली वह शैली है जिसके मंदिर निर्माण में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों ही शैलियों का जो है समावेश किया गया है, इसलिए उसको बेसर शैली कहा गया है। नागर शैली में जो भी मंदिर बने उत्तर भारत के सारे मंदिर हैं और द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर हैं, जबकि चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर हैं वह बेसर शैली में निर्मित हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? विकल्प ए महापरिनिर्वाण सूत्र, बी जातक कथाएं, सी ललित विस्तार और डी बुद्ध चरित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध की कुशीनगर की यात्रा का वर्णन है, इसलिए विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट पर देखते हैं, किस मूर्तिकला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? विकल्प ए नचना कुठार, बी खजुराहो, सी एरण और डी ओसियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नचना कुठार। नचना कुठार का जो मंदिर है उसी मंदिर में सबसे पहले रामायण के दृश्य मिलते हैं, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट पर देखिए, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? विकल्प है ए मेवाड़, बी रणथंभौर, सी दिल्ली और डी बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रणथंभौर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सर्वप्रथम रणथंभौर के खिलाफ हमले की शुरुआत की थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी
सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए और वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर भी कीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। किसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया? विकल्प ए लखनऊ समझौता, बी लाहौर समझौता, सी पूना समझौता, डी शिमला समझौता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। 1909 ईस्वी में जो एक्ट पास हुआ था जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी, उसी पृथक निर्वाचक मंडल को लखनऊ समझौते में कांग्रेस और लीग के बीच जो हुआ था 16 में, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया था। तो 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच समझौता लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1909 के पृथक निर्वाचक मंडल को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। दक्षिणी भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? विकल्प ए नागार्जुन कोंडा, बी अमरावती, सी मदुरई, डी मामल्लपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अमरावती। दशरथ जातक का शिल्पांकन जो है अमरावती स्तूप के अवशेषों पर मिलता है, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट पर देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? विकल्प है चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी, इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। सुल्तानगढ़ी में किसका मकबरा था? विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रुकनुद्दीन फिरोज, सी बलबन, डी नसीरुद्दीन महमूद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का जो है मकबरा सुल्तानगढ़ी में है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था? विकल्प ए सर जॉर्ज ऑक्सीडन, बी फ्रांसिस डे, सी सर टॉमस रो और डी सर जॉन चाइल्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर लिया था, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? विकल्प ए चैतन्य, बी रामानंद, सी रामानुज और डी वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चैतन्य। चैतन्य को उनके अनुयायी जो है विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट पर देखिए। 1688 ईस्वी में मद्रास में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक
आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प ए टी माधवराव, बी एम जी रानाडे, सी के नटराजन और डी रघुनाथ राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए टी माधव राव। टी माधव राव ने 1888 ईस्वी में मद्रास में हुए राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? ए द्वितीय शिलालेख, बी 12वां शिलालेख, सी 13वां शिलालेख और डी 10वां शिलालेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 12वां शिलालेख। अशोक का जो 12वां शिलालेख है वह धार्मिक सामंजस्य से संबंधित है, इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था? ए भारतीय जनता को शिक्षित करना, बी भारत के स्वशासन प्रारंभ करना, सी ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना और डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य जो था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? विकल्प ए भागवत गीता, बी भागवत, सी उपनिषद और डी ब्रह्मसूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भागवत। भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। बाकी तीन भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तीनों प्रस्थान त्रयी के अंग हैं, जबकि भागवत जो है नहीं, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? विकल्प ए गुरु हरराय, बी गुरु हरकिशन, सी गुरु हरगोविंद सिंह और डी गुरु तेग बहादुर। पर इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु हरगोविंद सिंह। विकल्प सी सही उत्तर है। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध जो है गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दारा शिकोह द्वारा तैयार उपनिषदों का फारसी अनुवाद है? ए सिर अकबर, बी मज्म उल बहरीन, सी किताब उल हिंद और डी बहर उल हयात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिर ए अकबर। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर नाम से किया था। कितने उपनिषद? 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर नाम से किया था, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? विकल्प ए अरिकामेड, बी बारबेरिकम, सी कोरके और डी ताम्रलिप्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अरिकामेडु। जो अरिकामेडु है उसी को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पेडुके नाम से उल्लेखित किया गया है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक का नाम क्या है? अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक कौन था, यह जानकारी इतिहास में अभी तक नहीं मिली है। और उसने जो है पेडुके नामक बंदरगाह की जानकारी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक ग्रंथ में दी है,
जिसकी पहचान अरिका मेड से की गई है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अरिका मेड। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।